Good morning, students. Myself, Dr. Panchali Sharma, Department of English, SCRS Government College, Savai Madhupur. Today we are going to start with our first poem, Elegy Written in a Country Churchyard. This poem is from Unit 1st, BA Part 3rd, Paper 1st, English Poetry and Drama. The first poet prescribed in our syllabus is Thomas Gray. Thomas Gray is one of the transitional poets of this era. The other transitional poets which we are going to study are William Collins, William Cooper, so to begin with Thomas Gray, his time period is from 26th December 1716 to 30th July 1771. An English poet, letter writer, classical scholar. He was a professor at Pembroke College, Cambridge, and basically he is known for his elegy written in a country churchyard. This elegy was published in 1751. So, before starting the poem, we should know what is an elegy. So, elegy is the death song, a mourning song sung in the memory of your friend or a person near and dear to you. In this poem, Elegy Written in a Country Churchyard, Thomas Gray is mourning at the untimely and sudden death of his dear friend Richard West. So this is the occasion why this elegy is written. लेकिन जब हम इस एलेजी को पढ़ते हैं, जो कि बेसिकली उसने कंट्री चर्चयार्ड में बैठकर लिखी है, इसका जो मेन थीम है एलेजी का वो क्या है कि जिस चीज़ के बारे में वो बात कर रहा है वो क्या है, death is inevitable, that we as human beings are mortal, and death will ultimately come to each and every one of us, and death is a great leveler. The main important thing in this elegy is that death is a great leveler. It brings you on the same pedestal where either you are rich or poor, or you belong to a higher class or to a lower class. You are one and the same while death encounters you. While you encounter your death, जब आप डेथ से आपका सामना होता है तो आप सारी चीज़ें वो आपकी किसी मतलब की नहीं रहती. तो इसीलिए कहा गया है कि ग्रे और उसके साथ जितने राइटर्स हुए हैं दे बिलोंग टू द ग्रेवयार्ड पोइट्री बिकॉज दे टॉक ऑफ मॉर्टेलिटी, दे टॉक ऑफ डेथ. नाउ इन द ओपनिंग लाइन्स ही सेज एट डज द स्पीकर ऑब्जर्व्स. रूरल लैंडस्केप के बारे में बात कर रहा है कि वो प्लॉमैन अपने हर्ड के साथ में घर की तरफ लौट रहा है. एंड यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में उसने एक ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज़ किया है, प्लॉडमैन्स प्लॉड्स. प्लॉमैन प्लॉड्स वेरी वे, इज़ वेरी वे. Way is not weary, but the plowman is weary. Okay.
तो वो भारी कदमों से घर की तरफ लौट रहा है, सारा दिन घर में खेत में काम करके थक गया है। एंड उसके जो कैटल्स हैं वो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। वो जाके वहाँ पर उनको उनके प्लेस पर उनको बांध दिया जाता है। एंड देन वो बात कर रहा है कर्फ्यू के बजने की। जो नेल बेल है, नेल बेल का मतलब है शाम के टाइम ये कर्फ्यू की बेल जो है इंडिकेशन है कि अब सब घरों में जो लाइट्स जल रही हैं उनको ऑफ करके सभी लोग सो जाएं। ओके, एंड इन द नेक्स्ट लाइन he finds himself that the atmosphere is engrossed in darkness and he is all alone sitting in the graveyard. अब यहाँ ग्रेवयार्ड में बैठ के जो ग्रे है, थॉमस ग्रे, वो ये मानता है that the death of poor and rich people alike एक जैसी है डेथ, चाहे वो रिच है या पुअर है। द ओनली डिफरेंस इज दैट ही इज सिटिंग देयर एंड देयर आर लॉट ऑफ यू ट्रीज इन दैट ग्रेवयार्ड। वहाँ पे कुछ ग्रेव्स हैं जो प्रॉपर नहीं हैं, उनको ठीक से बनाया नहीं गया है। एंड कुछ रिच पीपल हैं, उनकी ग्रेव्स हैं वो वेल कंस्ट्रक्टेड हैं, और जो पुअर की ग्रेव्स हैं उनको ऐसे ही कवर कर दिया गया है, प्रॉपरली उन्हें बनाया नहीं गया है। द स्पीकर प्रेजेस द मॉडेस्टी ऑफ द ग्रेव्स इन द चर्चयार्ड। बहुत ही मॉडेस्ट उनकी जो मॉडेस्टी है उसकी वो प्रेज़ करता है कि वो बिल्कुल सिंपल लोग हैं। दे आर लाइंग डाउन इन देयर ग्रेव्स, उनको सिंपली मिट्टी से कवर कर दिया गया है, उनके ऊपर छोटी मोटी टर्फ घास उग गई है, कुछ एक आध फूल उसके ऊपर रख दिया गया है। एंड वो रियलाइज़ करता है दैट डेथ कंसाइंस ऑल पीपल पुअर एंड रिच, ऑब्सक्योर एंड रिन्यूड टू अ फेट ऑफ ऑब्लिवियन। जिस फेट के बारे में हम कुछ नहीं जानते, ऐसे भाग्य के हाथों हम सभी उसके हाथों बाध्य हो जाते हैं। और नेक्स्ट पोइट ने जो पैस्टोरल सीन को डिस्क्राइब कर रहा है इस पोएम में, it is inspired by the surroundings। वो जो ब्यूटीफुल मेडोज़ हैं या ग्रासलैंड है, माउंटेन्स हैं, जिसमें वो बैठा हुआ है ग्रेवयार्ड। इवन उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी ग्रीनरी से भरा हुआ है। तो यहाँ उसका जो मेडिटेशन है ग्रे का इज़ ऑन मॉर्टेलिटी एंड रिमेम्बरेंस अमंग द कॉमन पीपल ऑफ इंग्लैंड who belong to a rural agriculture society. And Gray ends his exploration on a personal note। एक ऑब्जर्वर की तरह वो बात कर रहा है। ये ऑब्जर्वर गांव का कोई बूढ़ा इंसान है जो इलिटरेट है, जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता। और Gray describes himself from a distance and discloses how he hopes to be remembered by creating his own epitaph। Epitaph ये वो लाइंस, वो वर्ड्स होते हैं जो डिपार्टिंग सोल, मरने वाला व्यक्ति चाहता है कि ये कुछ पंक्तियाँ उसकी ग्रेव पर लिख दी जाए। वहाँ पर वो उस एपिटाफ की बात कर रहा है कि वो एपिटाफ के साथ जो पोएम है, इट ब्रिंग्स the poem to an end। The speaker in elegy written in a country churchyard is contemplating death। तो जो बेसिक चीज़ है इस एलिजी की, यहाँ कहीं भी हम रिचर्ड वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ जो ओकेजन है इसको लिखने के पीछे वो शायद उसके उसी क्लोज फ्रेंड की डेथ को मोन करने के लिए उसने ये पोएम लिखी है। बट
ओवरऑल एक यूनिवर्सल थीम को लेकर उसने ये पोएम लिखी है. ही लुक्स अपॉन द ग्रेव्स इन द चर्च यार्ड एंड ही ruminates ऑन दोज buried there. उन सब के बारे में वो चिंतन कर रहा है जो वहाँ पर अपनी अपनी ग्रेव्स में बरिड हैं. बहुत ही ग्लूमी एटमॉस्फेयर है. दैट्स वाई दिस पोएम इज़ कॉल्ड मेमेंटो मोरी पोएम, विच मीन्स यहाँ हम अपनी खुद की मॉर्टेलिटी पर चिंतन करते हैं. क्यों हम इतना घमंड करें, क्यों हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करें. अल्टीमेटली जो राइट प्लेस है वो ग्रेवयार्ड है, जहाँ आकर हमें सो जाना है. As he considers mortality, the speaker considers what is important to him, and therefore this gloomy poem about death does have its glass is half full interpretation. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो एलर्जी है इसमें वो गांव के उन भोले भाले लोगों के बारे में बात कर रहा है जिनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला है लाइफ में, वो कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए. एक बहुत ही स्मॉल स्पैन लीड किया उन्होंने, कुछ समय का जीवन जिया, मेहनत की, खेतों में काम किया. अल्टीमेटली दे डाइड विदाउट अचीविंग व्हाट दे वांट टू डू. इस एलर्जी के थ्रू उसने बताया है कि बहुत सारे लोग जो ग्रेव्स में यहाँ सो रहे हैं वो हैम्स्टन जैसे लीडर्स भी बन सकते थे, मिल्टन जैसे ग्रेट पोइट्स भी, उनमें से कुछ ग्रेट पोइट मिल्टन जैसे ग्रेट पोइट भी थे, और कुछ जो है क्रॉमवेल जैसे शासक भी हो सकते थे who were guilty of their own for the bloodshed of their own brothers. There is an obvious homage of the low classes as they lived honest, simple lives. तो यहाँ पर ये जो उसने डेथ को मेन थीम बनाकर ये जो एलजी लिखी है, और इसके अंदर जो वो ग्लास इज़ हाफ फुल इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा है. यहाँ पर ग्लास जो है इट इज़ हाफ फुल, यानी आप लाइफ में जो कुछ पाना चाहते थे वो आप पूरी तरह से नहीं पा पाए, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन है आपको, दैट समथिंग यू हैव अचीव समथिंग. इसलिए वो उन लो क्लासेस को एक तरह का होमेज दे रहा है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल ऑनेस्ट लाइफ लीड की उन्होंने. किसी तरह की कोई, जैसा कि अक्सर एमिनेंट पीपल जो हैं दे आर प्रोन टू मैनी वाइसेस इन देयर लाइफ, बहुत सारी बुराइयाँ, गलत काम करने लगते हैं वो. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ऐसी जो एक्स्ट्रावेगेंट और रिच मेमोरियल्स हैं बड़े लोगों के, तो उनको देखकर हमें इन ग्रेव्स पर का मजाक नहीं बनाना चाहिए, या ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग जो हैं इनको किसी प्रकार का कोई सम्मान प्राप्त नहीं होना चाहिए. बिकॉज़ चाहे वो नीचे मिट्टी में अपनी ग्रेव्स में सो रहे हैं, लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि उनको भी कोई पासर बाय शुड गिव अ ट्रिब्यूट ऑफ साई टू देम. Therefore, the poem is also the speaker's quest to find himself, or a quest to understand what is important in life. That's why the epitaph comes in. ग्रे ने ये जो एपिटाफ लिखा है, या किसी विलेजर ने उसे लिखा है, तो इस एपिटाफ को लिखने के पीछे उसका मेन जो एम था वो यही था कि जब हम गॉड की बोज़म में रेस्ट करते हैं तब हम अपनी लाइफ में हमें जो कुछ अचीव करना है वो हम पा जाते हैं. सो दिस इज़ द मेन focus of the poem, and with this intention
he has written this epitaph. So this is a brief introduction of this elegy. We will talk about it in other classes in an elaborate form in other videos. Thank you so much joining.